वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर आप लोगों का बेहद स्वागत है। हमारे रिवीजन सीरीज का आज ये सेकेंड लेक्चर है और पहला लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास इस पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था के पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का संवैधानिक विकास। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी ये जो रिवीजन सीरीज है बाइलिंगुअल है यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कंटेंट भी रहेगा और मेरा पढ़ाने का तरीका भी जो है बाइलिंगुअल रहेगा ताकि दोनों ही भाषाओं के जो एस्पिरेंट हैं, जो हमारे अभ्यर्थी हैं, उनको मदद मिले। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस सीरीज के ऑब्जेक्टिव पर। तो देखिए, आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। 17 मार्च को जो है बेसिकली डेट रखी गई है कि आपका पेपर हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका रिवीजन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो और ट्रस्ट मी, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको 100% हेल्प मिलेगी। मार्क माई वर्ड्स, ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि या तो कहीं पर आपको कंटेंट मिलता है, या तो कहीं पर आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, या कहीं पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, या कहीं पे आपको फैक्ट्स दिए जाते हैं, या कोई लेक्चर ऐसा होता है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट तैयार कराई जाती है। माफ कीजिएगा, मेरी राइटिंग के लिए मेरा पेन आज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो बात थी कि अलग अलग लेक्चर्स में अलग अलग चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, बट इस सीरीज में हमारा जो ध्यान रहने वाला है वो ये रहेगा, एक सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए, यानी कि एक सब्जेक्ट का जो फाउंडेशन है वो आपको पता चल जाए, जो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है ये आपकी हो जाए। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनका मैं रिवाइज जो है आपको इस सीरीज में करा दूँ, उनका रिवीजन हो जाए। इसके अलावा कुछ अच्छे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की जाए और ये होगा बदलते हुए पैटर्न के साथ, जो एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, राइट। और साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखते हुए चलेंगे कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। नाउ कम्स टू योर फीडबैक। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बोला था कि आप अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, जो कि आपने जोर शोर से किया है, लेकिन आपने कहा है कि मैम आप एक्सप्लेनेशन तो कर रहे हो बट जो एमसीक्यू की स्लाइड है वो आप नहीं दिखा रहे हो। तो वो मैंने इंटेंशनली नहीं किया है क्योंकि वीडियो का पर्पस ही है कि आपको पढ़ाया जाए, तो कुछ क्वेश्चंस आपको क्यों नहीं दिखाए जाएंगे, राइट। एक्चुअली कुछ टेक्निकल एरर हुई थी एंड आई एम फिगरिंग इट आउट। तो आज मैं एक नई सीरीज से वीडियो बना रही हूँ एंड आई होप कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आता है तो उतनी ही जोर शोर से एक पॉजिटिव फीडबैक भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड आई होप कि अगर इसमें कोई टेक्निकल एरर नहीं रहता है तो हम अब इन लेक्चर्स को जो है बेसिकली कॉन्टिन्यूसली लेकर आएंगे, करेक्ट है। चलिए, काफ़ी बातें हो गई और बाकी बातें करेंगे लेक्चर के एंड में। पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संवैधानिक विकास, इसके बारे में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे और उसके बाद जो है सेकेंड वाले टॉपिक की तरफ चलेंगे एंड देन काफ़ी सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप यदि आप स्टेट पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या फिर आपका हरियाणा का एग्जाम हो, आरओ एआरओ का पेपर हो, या फिर उत्तराखंड पीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, आप हमारे पेड ग्रुप को जो है बेसिकली यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी और यहाँ पर कुछ नंबर्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, जहाँ पर हमारे द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो अगर आपने मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के अंदर
ट्रेड के ऑब्जेक्टिव को लेकर आई थी, राइट है, यानी कि व्यापार उनका एक मकसद था भारत में आने का। बट धीरे धीरे आपने देखा कि भारत के अंदर जो एक एनवायरनमेंट था, एक माहौल था, उस तरीके का था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पे रजवाड़ों के, किंग्स के वॉर में इन्वॉल्व होते चले गए और वहाँ से वो अपने लिए पहले ट्रेड के बेनिफिट्स जो है लेते चले गए, जैसे हमने फॉक्सशायर के मैग्ना कार्टा की बात की थी, राइट। और धीरे धीरे आप देखोगे वो इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशंस में काफ़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट। और इसके साथ ही ये भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसको पहले एक मोनोपोली दी गई थी भारत के साथ व्यापार करने की, उस पर अब धीरे धीरे किस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका एक जो है कंट्रोल होता जाएगा। ओके, तो ये हमने पढ़ा था अपने पहले लेक्चर में। आज इसी को लिंक करते हैं सेकेंड लेक्चर में, लेकिन पॉलिटी की क्लास में। देखिए यही होती है इंटरलिंकेज वाली पढ़ाई। अब देखो, जब भी आपको एक कंट्री को बेसिकली अपने कंट्रोल में लेके आना है तो आपको क्या देना होगा, उसको एक लीगल बैकिंग देनी होगी, यानी कि जो भी आप कर रहे हो उसके पीछे कानूनी रूप से जायज़ चीज़ें होनी चाहिए। और ये आपको बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी दिखाई देगा जब हम भारत के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। यानी कि बहुत सरल भाषा में मैं आपको बताने वाली हूँ, 2 लाइनें ध्यान से सुनिएगा। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो मोटिव था ट्रेड करना, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे रहे कि वो यहाँ के शासन और प्रशासन, राइट, इसमें भी इंक्लूड होते चले गए। इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्पिरेशंस थे, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, वो बढ़ती चली गई। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर कमा तो रही थी, बट साथ में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के प्रशासन को भी संभालने लगी, तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये मांग उठने लगी, जो वहाँ के काफ़ी सारे लोग थे, कि अब इस कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म किया जाए और भारत जैसे एसेट को, भारत जैसी इतनी रिच कंट्री को अपने कंट्रोल में लिया जाए। अब ये कंट्रोल अचानक से नहीं होगा, ग्रेजुअल होगा, यानी कि धीरे धीरे आपको एक संवैधानिक विकास, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जिसके द्वारा आप देखोगे कि कैसे जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो एक्चुअली इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ना सिर्फ ख़त्म कर देती है, बल्कि इंडिया को अपना एक क्या बना लेती है, उपनिवेश बना लेती है, अपनी कॉलोनी बना लेती है, और इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाता है, राइट। और फिर हमें आज़ादी मिलती है 1947 में जाकर। लेकिन यहाँ पर अगर आप करीब 73 से लेकर 1857 तक की टाइमलाइन देखेंगे, और 1857 से राइट आप 1947 की टाइमलाइन देखेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो 1773 में पहली बार एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और जिसकी मदद से कहा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने की शुरुआत की गई थी। क्या कहा गया था भाई, पहला कदम है कि अब हम भारत के मामलों को अपने नियंत्रण में लेना स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट हुआ 1773 से और ये 1857 तक धीरे धीरे बढ़ता गया। 1857 में क्या हो गया, 1857 में हो गया आपका 1857 का रिवोल्ट, यानी कि 1857 की क्रांति, है ना, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, द फर्स्ट इंडिपेंडेंस को लेकर जो एक रिवॉल्यूशन हुआ था, ये भी कहा जाता है। यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने कंप्लीटली भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया था, एंड देन फिर 1947 में जाके हमें क्या है, आज़ादी मिल गई थी। तो इन टाइमलाइंस को आप जो है थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो बेसिकली आप देखोगे कुछ एक्ट जो है वो पास किए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के लिए, यानी कि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है उसके लिए कुछ अधिनियम पारित किए गए। एंड देन 1857 की क्रांति के बाद जो अधिनियम आपको देखने के लिए मिलेंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को लेकर देखने के लिए मिलेंगे।
करेक्ट है। चलिए, ये एक फाउंडेशन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक्ट की, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में अफेयर हैं उनको कंट्रोल और रेगुलेट करने वाला फर्स्ट स्टेप था। यानी कि सरकार के द्वारा भारत के जो मामले थे उनको नियंत्रित और विनियमित करने के लिए उठाया गया ये पहला कदम था। करेक्ट है। अगर आप देखोगे पहली बार इस एक्ट के द्वारा कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी क्या किए गए थे, रिकॉग्नाइज किए गए थे। भाई देखो, अब तक जो कंपनी है वो किस लिए जानी जाती है, व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, लेकिन इस एक्ट ने पहली बार ये कर दिया कि सरकार ने स्वीकार किया कि भाई ये कंपनी राजनीतिक और जो प्रशासनिक कार्य हैं उनमें भी इन्वॉल्व है, राइट। और प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य भी कंपनी की तरफ से भारत में किए जा रहे हैं। करेक्ट है। तो कहा जाता है इस एक्ट के द्वारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखा गया भारत में, यानी कि केंद्रीय प्रशासन की एक नींव रखी गई। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर था उनकी डेजिग्नेशन चेंज कर दी गई, ओहदा बदल दिया। अब दरअसल उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जा रहा है। और उस गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी स्टैब्लिश किया गया। क्या कहा गया भाई, 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाएंगे, 4 लोग होंगे आपकी हेल्प करेंगे। उन 4 लोगों की वोटिंग से ही आप डिसीजन ले पाओगे। करेक्ट है। अगर मान लीजिए मामला फंसता है तो गवर्नर जनरल अपनी एक वोट वहां पे दे सकता था, राइट, वीटो की तरह। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। साथ में क्या किया गया, जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के, यानी कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, इन प्रांतों के जो गवर्नर थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो देखो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया ना। पहले 3 अलग प्रांत थे, अब बाकी के 2 प्रांतों को फर्स्ट वाले के अंडर लेके आया गया है। करेक्ट है। तो सेंट्रलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। जैसे आप देखोगे ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पे बनाई गई है, इसको मिलिट्री और नॉन मिलिट्री इन कामों को लेकर पावर दे दी गई। दूसरा क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट भी भाई इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसको लेकर बात हुई। और 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट भी जहाँ पर जो है इस्टेब्लिश किया गया। एक और डेवलपमेंट हुआ, जो कंपनी के बेसिकली एम्प्लॉयज थे, राइट, कंपनी के लिए जो काम करने वाले लोग थे, उनको इस बात के लिए रोक दिया गया कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे। मतलब भाई कंपनी जो व्यापार करेगी वो करेगी, आप पर्सनल ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, कुछ गिफ्ट्स वगैरह आप नहीं लेंगे। ये कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करने के लिए उठाया गया एक कदम था। तो दैट इज वाई द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी। करेक्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वाले एक्ट पर। और जस्ट गिव मी सेकेंड, यस, नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है ये है पिट्स इंडिया एक्ट, राइट। दिस इज पिट्स इंडिया एक्ट। कब आया ये आपका, 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स थे जिन्होंने उसमें पैसा लगाया था। अब कंपनी जो भी डिसीजन लेती थी तो उनको डायरेक्टर्स की मदद से ही लिया जाता था, मतलब डायरेक्टर्स एक तरीके से कंपनी को देखते थे। करेक्ट है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि बेसिकली जो डायरेक्टर्स थे, अब उनके रूल को, है ना, उनके रोल को, माफ कीजिएगा, उनकी भूमिका को कम कर दिया गया। देखो पिट्स इंडिया एक्ट आया और इसने ये कहा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो कंपनी के सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे। भाई क्या करेंगे, जो वाणिज्यिक मामले हैं ना, जो व्यापार से रिलेटेड चीजें, उन्हीं का प्रबंधन करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक मामले होंगे, जो पॉलिटिकल अफेयर्स होगा, उसको मैनेज करने के लिए एक नई बॉडी बना दी, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण बोर्ड। और इस तरीके से आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक डबल गवर्नमेंट स्टार्ट हो चुकी है, एक दोहरी शासन प्रणाली स्टार्ट हो चुकी है। और यहीं से
ध्यान रखना, अगर एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि भाई वो कौन सा एक्ट था जिसने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल जो अफेयर्स थे उनको अलग अलग कर दिया था, भाई व्यापार अलग और राजनीति अलग, तो वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। करेक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात आती है इसके बाद आपकी चार्टर एक्ट 1813 की, यानी कि 1813 का चार्टर जो एक्ट है उसकी बात करेंगे। अब देखो 1813 तक आते आते भारतीयों के अंदर ये एक एनलाइटमेंट आ चुका है, भारतीयों की एक मांग उठने लगी है कि भाई आप हमारे ही रेवेन्यू से इतनी कमाई कर रहे हो तो आप हमारे लिए भी कुछ करो ना। तो 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार ये प्रोविज़न किया गया कि भाई भारतीयों की शिक्षा पर ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस 1 लाख रुपी पर ईयर टू बी स्पेंट, यानी कि भाई 1 लाख रुपए हर साल खर्चा जो है भारतीयों की शिक्षा पर किया जाएगा। फर्स्ट टाइम ये प्रोविज़न इसमें किया गया। इसके अलावा अब तक क्या है, भारत के साथ व्यापार करने पर मोनोपोली सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, उनको एक चार्टर दिया था ना। लेकिन अब क्या कहा गया, भाई देखो कंपनी की जो मोनोपोली है व्यापार पर अब वो खत्म हो गई, यानी कि बाकी के लोग भी आके ट्रेड कर सकते हैं, राइट, एक अधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया। लेकिन चाय का जो व्यापार होगा, द ट्रेड ऑफ टी एंड द चीन के साथ जो आपका व्यापार चल रहा है, द ट्रेड विद द चाइना, ये कंटिन्यू रहेगा, राइट, ये क्या है अभी भी जारी रहेगा। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आपको क्या है याद रखना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट जो आता है वो है आपका चार्टर एक्ट 1833, यानी कि 1833 का चार्टर एक्ट। देखो अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो याद ये रखना, 1833 आते आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में बहुत इन्वॉल्व हो चुकी है। कई जगह तो टैक्स कंपनी ही ले रही है किसानों से, है ना, जमींदारों के साथ उनकी पूरी एक आप कह सकते हैं एक सिस्टम चल रहा है। तो 1833 का चार्टर एक्ट आता है और ये एक फाइनल स्टेप जो है सेंट्रलाइजेशन के लिए काम करता है। कैसे भाई, जो भारत के अंदर एक केंद्रीकरण चल रहा था, यानी कि पूरे इंडिया को एक अधिकार के अंदर लेकर आने की जो कोशिश चल रही थी उसका ये अंतिम कदम था। करेक्ट है। यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी, राइट है, जो व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी उनको कर दिया गया एंड। भाई अब आप ये सब नहीं करोगे, क्या हो गया, कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी कि पूर्ण रूप से एक प्रशासन के लिए जो है काम करने वाली एक संस्था अब आप बन गए हो। करेक्ट है। अच्छा, अभी तक हम क्या बोल रहे थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को फिर से जो है एक तरीके से प्रमोशन दे दिया गया, यू कैन सी दैट, उसकी डेजिग्नेशन चेंज हुई और उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट, यानी कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ कि 1773 से जो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था वो 1833 तक आते आते कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा जो इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, राइट, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बोला गया जो 4th मेंबर होगा, राइट, वो क्या होगा, एक लीगल मेंबर होगा। भाई कानूनी जो है व्यक्ति एक 4th एक लीगल मेंबर के रूप में गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में रहेगा। और ऐसा पहला मेंबर जो आपका बना था वो मैकॉले बना था, राइट, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, देन इसके बाद एक और आपने ध्यान रखना है कि देखो, क्योंकि अब कंपनी एक कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे अफसर है ना नियुक्त किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से, जो कि सारे के सारे क्या हैं भाई, यूरोपियंस हैं, राइट, अंग्रेज अपने ही लोगों को लेके आ रहे हैं। बट अब ये 1833 है, इंडियंस की तरफ से डिमांड उठ रही है कि इंडियंस को भी इंक्लूड कीजिए। भाई आप भारतीयों को क्यों नहीं साथ लेके चल रहे हो, करेक्ट। तो यहाँ पर शुरुआत की गई, पहला ऐसा एक कोशिश की गई कि जो सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन को लेकर कंपटीशन होता है भाई वो ओपन होगा, जो चाहे पार्टिसिपेट कर ले।
यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया। लेकिन ये जो शुरुआत थी ये सफल नहीं हुई। वाई? क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने कहा भाई हम इस प्रोविज़न को अलाउ नहीं करते हैं। तो निदेशक जो थे उन्होंने बेसिकली क्या है, इस प्रावधान को निरस्त कर दिया था। करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखो अब क्या हुआ है, अब 1857 में क्रांति हो चुकी है और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना यह कि इट्स हाई टाइम अब इस कंपनी के शासन को यहाँ पे ख़त्म किया जाए और कम्प्लीटली क्राउन रूल जो है यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाए। तो फिर से एक एक्ट आता है, अब इस बार एक्ट का नाम बदल जाएगा। अब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ से क्राउन शासन जो है भारत में स्टार्ट हो जाएगा, जो एंड होगा 1947 में जाके। अब इसमें क्या कहा गया कि भाई इंडिया के अंदर जो भी आप शासन कर रहे हो वो किसके द्वारा किया जाएगा, हर मैजेस्टी के द्वारा, राइट। जो महामहिम है ब्रिटेन की उनके नाम पर, उनके द्वारा किया जाएगा। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनकी डेजिग्नेशन फिर से चेंज हो गई और अब वो बन गए वायसराय ऑफ इंडिया। एक न्यू टर्म आया, वायसराय ऑफ इंडिया, राइट है। और कहा गया है कि जो वायसराय है ये जो ब्रिटिश क्राउन है, राइट, यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भारत में काम करेगा। और ऐसे पहले वायसराय कौन बना था भारत का, लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट है, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। अब देखो, अब तक दो बॉडी जो काम कर रही थी, एक आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी और उससे पहले से जो आपकी चली आ रही थी वो कोड ऑफ डायरेक्टर्स थी। इनको खत्म कर दिया गया, राइट है। ये दोनों बॉडी आपकी एंड हो गई और एक नया इंस्टीट्यूट या फिर आप कह सकते हैं एक नई पोस्ट क्रिएट की गई और उसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राइट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसकी जो एक नई पोस्ट बनाई गई और 15 मेंबर जो है एक बेसिकली रहेंगे और जो इनको हेल्प करेंगे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशंस को संभालने में। तो ये एंड हो गया और यहाँ से ये स्टार्ट हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एक न्यू पोस्ट, ये यहाँ से स्टार्ट हो गई। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोई कैबिनेट मिनिस्टर ही होते थे। करेक्ट है, तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है आपका 1861 वाला, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम। अब देखो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आ रहा है, नाम पे ध्यान दो, है ना। परिषद, काउंसिल्स की हम बात कर रहे हैं। देखो अब भारतीयों की तरफ से ये भी मांग उठ रही है कि आप एक बात बताइए सर, ब्रिटेन में तो आपके पास एक प्रॉपर पार्लियामेंट है, आप जो है लोगों के द्वारा अपने एमपीज को चुना जाता है, वो लोग फिर जो है देश चला रहे हैं। इंडिया में आप ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, इंडियंस का तो पार्टिसिपेशन ही नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। तो यहाँ पे जब मांग उठी तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 वाला, इसमें ये कहा गया कि ठीक है कुछ भारतीयों को वायसराय जो है नॉमिनेट कर सकता है एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यानी कि कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में वायसराय की तरफ से नामित करना चाहिए, ऐसा एक प्रावधान रखा गया। करेक्ट, तो इसी के मद्देनजर 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग है उसने अपने विधान परिषद के अंदर अपनी जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, राइट, जैसे हमारी पार्लियामेंट है आज के टाइम पे, उसी का एक छोटा सा रूप आप समझ लीजिए। इसमें 3 इंडियंस को इंक्लूड किया, तीनों का नाम याद कर लीजिएगा, राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। करेक्ट है, ये 3 इंडियंस थे। लेकिन देखो अभी पहली बात तो गैर सरकारी मेंबर्स के रूप में इंक्लूड किए गए, दूसरों उनको कुछ खास पावर्स दिए नहीं गए थे। तो आप कह सकते हो कि बस भारतीयों की मांग को शांत करने का एक तरीका था ये। लेकिन भारतीय भी समझ चुके थे कि सिर्फ नाम भर की पावर देने से कुछ नहीं होगा, तो मांग जारी रही। देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया, है ना, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आया। इसमें क्या किया गया, जो आपका सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, यानी कि एक तरीके से आप भारत की संसद मान लीजिए और राज्यों की जैसे विधानसभा है इस तरीके से मान लीजिए। तो जो आपके वायसराय जो कि सेंट्रल लेवल पे है और जो आपके प्रोविंस के अंदर गवर्नर्स हैं, है ना, उनकी अपनी काउंसिल्स हैं, उनकी अपनी परिषद है, तो उसमें एडिशनल मेंबर्स ऐड किए गए। करेक्ट है, एडिशनल मेंबर जो है इसमें ऐड किए गए। और यहाँ पर ये कह दिया गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है भाई वो बजट वगैरह डिस्कस कर सकती है,
यानी कि सरकार अगर कोई बजट लेके आई है, कहाँ कितना पैसा वो खर्च करेंगे, काउंसिल बस डिस्कस कर सकती है, ना तो बजट में कोई चेंज कर सकते, ना ही वो कुछ बड़ी बात कर सकते हैं, बस चर्चा करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, विधान परिषदों को बजट पे चर्चा करने का अधिकार दिया गया। साथ में यहाँ पे पहली बार एक लिमिटेड, ध्यान से सुनिएगा, और इनडायरेक्ट प्रोविज़न रखा गया इलेक्शन के यूज़ के लिए। थोड़ा बहुत इलेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, यानी कि चुनावों का एक सीमित और अप्रत्यक्ष जो है प्रावधान था, लेकिन अधिनियम में चुनाव शब्द का जिक्र कहीं नहीं किया गया था। ये ध्यान रखना, इलेक्शन जो वर्ड है ना, इस पूरे एक्ट में कहीं भी उसका जिक्र नहीं था। एक और इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, बेसिकली जो इमरजेंसी की सिचुएशन होगी तो उसमें ऑर्डिनेंस जारी करने का भी आपको जो है एक अधिकार यहाँ पे दिखाई देता है। यानी कि एक अध्यादेश जो आज के टाइम पे आप देखते हो राष्ट्रपति या राज्यपाल जारी कर सकते हैं, ये पावर और या फिर ये जो प्रोविज़न है 1861 के एक्ट में पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है, जो कि 6 मंथ तक वैलिड रहेगा। करेक्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है और क्वेश्चन इससे पेपर में ऑलरेडी पूछा गया है। करेक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, यानी कि आपका बेसिकली 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, और इसमें जो है बजट पर चर्चा करने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, अच्छा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए फिर से बता रही हूँ, ऑर्डिनेंस वाला जो पावर है वो 1861 वाले से है, और जो बजट पे डिस्कस करने की पावर दी गई वो 1892 वाले एक्ट से दी गई है। करेक्ट, चलिए देन इसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट आता है, अनदर इम्पॉर्टेंट जो बेसिकली आपका एक्ट आता है वो है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1909, राइट, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, मॉर्ले मिंटो सुधारों के रूप में भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पे बेसिकली जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो या फिर प्रोविंशियल लेवल पर हो, उनका साइज अच्छा खासा बढ़ा दिया गया था। प्रॉपर जैसे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं उस तरीके से अब आपको दिखने लगेगी, यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि यहाँ पे हुई थी। करेक्ट है, ओके। अब वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुई है, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ये हुआ कि इंडियंस को जो वॉयसराय और गवर्नर होते थे उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी क्या है एसोसिएट किया गया। यानी कि पहली बार वॉयसराय गवर्नर की कार्यकारी परिषदों में भारतीयों के लिए भी प्रावधान किया गया। और ऐसे पहले इंडियन कौन थे जो वॉयसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बेसिकली ज्वाइन हुए थे, दैट इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है उनकी कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे वॉयसराय की, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो हैं इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इनके द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि एक आप कह सकते हो अलग से निर्वाचन क्षेत्र वाला एक जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि कहा गया कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं उनको अलग से कुछ अधिकार जो है चुनावों के कंटेक्स्ट में दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसी सेपरेट जो इलेक्टोरेट वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ये आने वाले एक्ट में आपको और भी ज़्यादा एक्सपेंड होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। करेक्ट है, ओके, नाउ दिस इज गुड। देन नेक्स्ट वाला बेसिकली हमारा जो एक्ट आएगा वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि 1919 का भारत सरकार का अधिनियम। इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, राइट है, ओके। अब इसके बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत होते हुए दिखाई देती है। प्रत्यक्ष चुनाव पहली बार देश में जो शुरू हुए वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम से हुए। करेक्ट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और बात ये कहती गई कि जो सेंट्रल आपकी बेसिकली लेजिस्लेचर है और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं
उनको ये अथॉरिटी दे दी गई कि आप अपने जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट है उस पर लॉ बना सकते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ? देखो आज के टाइम पे भी आपको पता है, एक हमारे पास पार्लियामेंट है, संसद है, एक हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर्स है, राइट है, और आप देखोगे हमारे पास एक यूनियन लिस्ट है और एक हमारे पास स्टेट लिस्ट है, राइट है, एंड देन डिफरेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट एंड ऑल। देखो यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट है जिसपे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राइट। अगर कल को किसी राज्य की सीमा में कुछ परिवर्तन करना है तो पार्लियामेंट ये कर सकती है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है, जिसपे आपकी राज्य सरकार लॉ बना सकती है। जैसे अगर लॉ एंड ऑर्डर राज्य में स्टैब्लिश रखना है तो किसकी जिम्मेदारी? स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इससे रिलेटेड जो लॉ बनाने की पावर है वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, करेक्ट। अब इसकी शुरुआत हमें कहाँ होते हुए दिखाई दी थी? 1919 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। इसमें क्या कहा गया, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बांट दिया गया कि भाई केंद्र के लेवल पे ये वाले कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिन पे कानून बेसिकली वायसराय बनाएगा अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ मिलकर, और स्टेट के लेवल पर भाई ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जिस पे गवर्नर्स जो हैं अपनी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर क्या है लॉ बनाएंगे। यानी कि कानून बनाने की जो पावर थी वो बांट दी गई और कह दिया गया कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अपनी अपनी जो लिस्ट है उस पर कानून बना पाएंगे। डायरेक्ट इलेक्शंस आ गए, करेक्ट है। साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही गई कि जो वॉयसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसमें कि 6 मेंबर होते हैं, अब उसमें से 3 जो है भारतीय हुआ करेंगे, राइट। सिर्फ जो कमांडर इन चीफ वाली पोस्ट है वो सिर्फ जो है रिजर्व रखी गई। यानी कि भाई वॉयसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 होंगे भारतीय, कमांडर इन चीफ वाली पोस्ट पे नहीं हो सकता भारतीय, ये कहा गया, ठीक। ओके जो हमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की एक हम बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, उसको यहाँ पे क्या है और एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ा दिया गया और अब ये मुसलमानों के साथ साथ सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों को भी दिया गया। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब ये 1990 वाला एक्ट आया था, 1919 वाला जब ये एक्ट आया था तो ये कहा गया था भाई 10 ईयर बाद हम एक कमीशन बनाएंगे और वो कमीशन ये देखेगा कि इस एक्ट ने कैसे काम किया है। और फिर उन्होंने क्या किया, फिर 10 साल तक वेट भी नहीं किया, थोड़ा पहले ही लगभग 1927 में, लगभग 2 साल पहले ही वो एक कमीशन लेकर आए और उस कमीशन का क्या नाम था? साइमन कमीशन। जब भारत ने ये कहा था कि अंग्रेजों भारत से जाओ भाई, है ना, साइमन वापस जाओ, करेक्ट है। तो चलिए ये ध्यान रखिएगा कि यहीं पे कहा गया था कि 10 ईयर के बाद एक कमीशन बनाएंगे, 10 सालों के अंदर इस एक्ट के थ्रू जो भी काम हुआ है किस तरीके से वर्किंग चल रही है उसको देखेंगे। और 10 साल का वेट नहीं किया अंग्रेजों ने, 1927 2 साल पहले ही कमीशन बनाया जिसका नाम था साइमन कमीशन, करेक्ट है। इसको जो है आप ध्यान रखिएगा, इसके बारे में भी क्वेश्चन हम फिर देखेंगे। ओके गॉट इट। इसके बाद हमारा एक जो फाइनल एक्ट इम्पॉर्टेंट आता है ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस इज वन ऑफ द वेरी लेंदी एक्ट, दिस इज वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट एक्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं और आगे चल के मैं बताऊंगी कि किस तरीके से काफ़ी सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लिए गए हैं वो इस वाले एक्ट से लिए गए हैं। वेल तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की अगर हम बात करें, है ना, तो इसमें सबसे पहले तो क्या कहा गया, जो पावर थी, है ना, वो किस किस के बीच में बांट दी गई थी? सेंटर और उसकी जो यूनिट्स थी, यानी कि एक तो केंद्र है ही, है ना, और कुछ उस प्रांत हैं, उनके बीच में पावर बांट दी गई। 3 लिस्ट बनाई गई, एक फेडरल लिस्ट जो कि सेंटर के लिए होगी, एक प्रोविंशियल लिस्ट जो कि आपके प्रोविंस के लिए होगी और एक आपकी कॉन्करेंट लिस्ट जो कि बोथ के लिए होगी। यानी कि आपकी संघ सूची, राज्य सूची और उसको उस टाइम पे प्रांतीय सूची बोलते थे, और समवर्ती सूची, 3 सूची बनाई गई और इसमें विभाजित कर दिया गया। अच्छा अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें बच गई हो जो ना तो यूनियन लिस्ट में आई हो, ना ही आपके प्रोविंशियल में और ना ही कॉन्करेंट में, तो जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं, जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो वॉयसराय को दे दी गई। अभी भी वॉयसराय के पास क्या अच्छा खासा पावर यहाँ पे है। साथ में
कुछ लेजिस्लेचर थे जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस, राइट, इनको बाइकैमरल बना दिया गया, यानी कि इसमें अपर हाउस और लोअर हाउस होगा, यानी कि द्विसदनीय बन गई। अब जो बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत की विधानसभाएं थी उनको द्विसदन बना दिया गया। उसमें एक विधान परिषद होगी उच्च सदन के रूप में और एक विधानसभा होगी निचले सदन के रूप में। ठीक है, ओके। अब इस एक्ट में एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि हम क्या बनाएंगे, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। ठीक है जी, यानी कि एक संघ बनाएंगे, है ना, एक भारतीय संघ बनाएंगे। इसमें कौन कौन होगा, उन्होंने एक तो प्रोविंसेस होंगे और साथ में जो प्रिंसली स्टेट है उनको लेकर आएंगे और ये सब एक यूनिट के रूप में होंगे। लेकिन फिर जो प्रिंसली स्टेट है वो माने नहीं थे और ये ऑल इंडिया फेडरेशन वाला कॉन्सेप्ट फिर रियलिटी में नहीं आया था। ओके, इसके अलावा आप देखोगे कि बेसिकली यहाँ पर जो सेंटर है वहाँ पे डायरकी ले आए थे, यानी कि कुछ पावर होंगी आपके वॉइसरॉय के पास, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास, और कुछ पावर होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पास, राइट। लेकिन स्टेट से ये सिस्टम खत्म कर दिया। स्टेट में क्या कहा गया, नहीं भाई अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो काम करेंगी वो करेंगी, राइट, वहाँ पे इस तरीके से चीज़ें कर दी गई। साथ में जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, यानी कि जो पृथक निर्वाचन का सिद्धांत था, उसको और एक्सटेंड कर दिया गया और कहा गया कि जो आपके वुमेन होंगे, राइट, साथ में जो आपके बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होंगे और साथ में जो लेबर वगैरह होंगे, इनको भी जो है हम एक तरीके से जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसका जो है फ़ायदा देंगे। और इसी को लेके बाद में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी का एक आपको देखने को मिलता है जो मॉडर्न हिस्ट्री में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, बर्मा जो कि अब तक भारत का हिस्सा था उसको सेपरेट कर दिया। इसी वाले एक्ट के द्वारा जो है इसको सेपरेट कर दिया गया बर्मा को, ये भी आप जो है ध्यान रखिएगा। तो मैं बोल रही हूँ ना कि 1935 वाला ये जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लेंदी है, प्लीज़ इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, कुछ कॉन्सेप्ट थी, वो मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ, राइट। चलिए, तो अब देखो इसके बाद, है ना, इसके बाद क्या होता है कि भारत में काफ़ी ज़्यादा मांग उठने लगती है आज़ादी को लेकर, प्रशासन में और सरकार में अपनी भागीदारी को लेकर। और फिर ये मांग उठने लगती है कि भाई आप जो है भारतीयों को ये अधिकार दीजिए कि भारत अपना खुद का एक संविधान बनाए और फिर जो इंडियंस हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को जो है लेकर आए। काफ़ी लंबे टाइम के बाद 1947 में जाके फाइनली हमें आज़ादी मिली और उससे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संविधान सभा, इसको लेकर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका था। तो अब तक आपने क्या पढ़ा, अब तक आपने ये देखा किस तरह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट्स से लेकर आपका बेसिकली जो 1947 में, है ना, आज़ादी को लेकर एक फाइनल एक्ट आता है, यहाँ तक का क्या एक डेवलपमेंट था, किस तरीके से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रूल था एंड देन बाद में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कम्प्लीटली अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब क्या होगा, अब भारत आज़ाद हो चुका है, राइट, हमें इंडिपेंडेंस मिल चुका है 15 अगस्त को। अब जो है उससे पहले ही एक संविधान सभा को लेकर काम शुरू हो चुका था। संविधान सभा ने काम करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया के लिए अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आएगा वो आएगा वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि आपका संविधान सभा की कार्य प्रणाली, राइट है। चलिए, ओके, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा 1934 में ना एक थे एम.एन. रॉय, राइट। ये जो एम.एन. रॉय थे बेसिकली इन्होंने सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रखा था कि भाई भारतीयों के लिए भारतीयों की एक संविधान सभा होनी चाहिए, करेक्ट है। और इसके बाद में आप देखोगे जो कांग्रेस है उसने भी ऑफिशियली इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को उठाया था 1935 के आसपास जाके, करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा आपको याद होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कैबिनेट मिशन प्लान भी आया था। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये इस कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ही जो है बनी थी। अब इसमें देखो आपको बेसिकली 296 सीट जो है देखने को मिलेगी ब्रिटिश इंडिया से। क्या कहा गया भाई, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें 296 जो सीट होंगी, जो मेंबर होंगे वो ब्रिटिश इंडिया के होंगे। और जो कुछ प्रिंसली स्टेट अभी भी राजे रजवाड़े बचे हुए थे उनके लिए बोला गया
कि उनकी भी 93 सीट होंगी। भाई संविधान बना रहे हो तो सब आओ, और 93 सीट उनकी भी होंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ये जो 296 सीट ब्रिटिश इंडिया की थी, इनको तो इलेक्शन के द्वारा चुना जाना था, और जो 93 सीट जो 93 प्रिंसली स्टेट की सीट्स थी, इनको नॉमिनेशन के थ्रू जो है बेसिकली चुना जाना था। हो सकता है आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, मैं इजी करती हूँ। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, दिस इज़ अ रिवीजन सीरीज। मैं ये अज्यूम करके रिवाइज करा रही हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हो, आपको पॉलिटी आता है, आप लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब समझते हो, आप प्रिंसली स्टेट का मतलब समझते हो। ये अज्यूम करने के बाद ही आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ना। अगर आप कहेंगे कि कुछ समझ में नहीं आया, दैट मीन्स आपने अभी तक सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, क्योंकि रिवीजन सीरीज में रिवीजन कराया जाता है, तभी जाके 2 मंथ में आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश हमारी रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्लीज इस बात को, इट्स अ रिवीजन सीरीज। ओके, नाउ कम्स टू द पॉइंट। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही थी। देखो, इंडिया के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया था, लगभग हर जगह अपना कंट्रोल कर लिया था। बीच बीच में कुछ प्रिंसली स्टेट, कुछ राजे रजवाड़े अभी भी बाकी थे, राइट है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के छत्र छाया में ही बेसिकली बने हुए थे। अब जब हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हैं, संविधान सभा बना रहे हैं जो कि भारत के लिए संविधान लिखेगी, तो इसमें अब सीट रखी जाएंगी। भाई लोग आएंगे, है ना, तो इसमें से कुछ लोग तो आएंगे ब्रिटिश इंडिया से, है ना, जो प्रोविंसेस थे वहाँ से, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आएंगे। भाई उनको इनडायरेक्टली चुना जाएगा और वो आकर संविधान सभा में बैठेंगे। कुछ जो है मेंबर आएंगे प्रिंसली स्टेट से, राजा रजवाड़ों उसके यहाँ से, लेकिन वहाँ की प्रजा उनको नहीं चुनेगी। वहाँ का जो प्रिंसली स्टेट का हेड है, उसके द्वारा जिसको नॉमिनेट कर दिया जाएगा, वो यहाँ पे आएगा। ऐसा एक प्रावधान जो है इसमें रखा गया है, जिसको लेके आलोचना भी होती है। अच्छा, अब प्रिंसली स्टेट स्टार्टिंग में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनने के लिए राजी थे ही नहीं। उनको था कि भाई हम अपना अलग रहेंगे, ये जिसको जाना है जाओ, जिसको रहना है रहो। लेकिन जब उनको पता चला कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अकेले रहोगे, इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रहोगे, तो ग्रेजुअली प्रिंसली स्टेट ने भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पार्टिसिपेशन अपना स्टार्ट कर दिया था। करेक्ट है, ये कुछ फैक्ट याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने जो है ध्यान रखनी है कि बेसिकली एम.एन. रॉय, है ना, ये नाम आपने याद रखना है जो मैंने आपको बताया था। ओके, चलो अब हम अपनी स्लाइड की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, पहली मीटिंग कब हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, 1946 9 दिसंबर। ओके, अब देखो, किसी को एक प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाना था, कोई अध्यक्ष बनेगा, तो जो ओल्डेस्ट मेंबर थे असेंबली के अंदर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको एक टेम्पररी प्रेसिडेंट, एक अस्थायी जो है अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया, है ना, ताकि भाई शुरुआत हो चीज़ों की। इलेक्शन होगा तो हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे ना। फिलहाल कौन है, तो फिलहाल डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, सबसे ओल्डेस्ट थे, बुजुर्ग थे, और यहाँ पे एक फ्रांसीसी परंपरा का एक तरीके से हमने पालन किया था। फ्रांस में ऐसा होता था तो हमने भी किया। फिर फाइनली एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन बने असेंबली के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, राइट। ओके, इसके अलावा आप देखोगे तो एच.सी. मुखर्जी हैं और जो वी.टी. कृष्णमाचारी हैं, इनको जो है विधानसभा का उपाध्यक्ष यानी कि एक तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली चुना गया था, राइट। ये कुछ नाम है, इनको आपने क्या है याद रखना है। ओके, देन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी अगर हम वर्किंग की बात करें तो टोटल 11 सेशंस हुए थे, ठीक है, और उसमें टोटल दो साल जो है 11 मंथ और 18 डे, यानी कि आपका 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का टाइम इसमें लगा था। 11 सत्र आयोजित किए गए थे, ठीक है। करीब हमने 60 कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनका एक आप कह सकते हैं कि अध्ययन किया था और वहाँ से हमने जो प्रोविजंस इंडिया के साथ फिट बैठते थे उनको फिर अडॉप्ट किया था। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार कहा जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉपी है, हमने उधार लिया है, बोरो किया हुआ है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। सबसे ज़्यादा जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न है वो है 1935 का जो एक्ट था वहाँ से, इसलिए मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसके अलावा दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस बन चुके थे, राइट। अब भारत आज़ादी लेट हुआ, तो हम हमेशा ये सोचते हैं ना कि नई गलतियां करने से अच्छा है जो पुरानी गलतियां हो चुकी हैं वहाँ से सीख ली जाए, राइट। तो सोचा गया कि जब इतने कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं क्यों ना उनको देखा जाए और वहाँ की गलतियों से सीखा जाए और इंडिया के कंटेक्स्ट में जो प्रोविजंस फिट बैठते हैं उनको अडॉप्ट कर लिया जाए ताकि भाई जल्दी काम हो जाए। तो यही किया गया, लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। टोटल कितना खर्च आया? 64 लाख, यानी कि 64 लाख रुपए लगभग खर्च हो गए थे। लास्ट सेशन कब था, फाइनल सेशन कब था? तो 24 जनवरी 1950 यानी कि 24 जनवरी 1950 को फाइनल जो एक सेशन था वो जो है यहाँ पे आयोजित किया गया था। करेक्ट है जी। अब देखो, जो संविधान सभा थी उसको बहुत सारे काम करने थे। जो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी कुछ जो है राइट्स देने हैं, स्टेट के लिए भी कुछ राइट देने हैं, है ना। जो आपके माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी कुछ आपको जो है प्रोविजंस करने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था, कुछ कमिटीज़ बनाई थी अपने ही अंदर और उन कमिटीज़ की हेल्प से उन्होंने काम किया था। जैसे अब इन कमिटीज़ का नाम और इसका प्रेसिडेंट कौन था, अध्यक्ष कौन था, ये आपको याद होना चाहिए। मेजर कमिटीज़ की हम बात करेंगे, काफ़ी सारी माइनर मेजर कमिटीज़ थी, जैसे यूनियन पावर कमेटी यानी कि संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी संघ संविधान समिति अगेन जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया यानी कि मौलिक अधिकारों पर अल्पसंख्यकों जो आदिवासी के अधिकार है और जो बहिष्कृत जो आपके एक्सक्लूडेड एरियाज हैं उनको लेकर एक एडवाइजरी जो सलाहकारी समिति थी उसके अध्यक्ष थे हमारे सरदार पटेल जी, राइट। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी प्रक्रिया संबंधी नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटी यानी कि राज्य समिति जिसमें राज्यों के साथ बातचीत बेसिकली करनी थी तो जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी यानी कि संचालन को लेकर एक समिति जो बनी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्लीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, मूव ऑन करते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनकी बात करते हैं। अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था, इससे स्टार्ट की गई थी। हुआ क्या था, देखो जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने क्या कहा कि भाई एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने ड्राफ्ट किया है, मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ असेंबली में, एक उद्देश्य प्रस्ताव है ये, और यहाँ पे ना कुछ वो बेसिक प्रिंसिपल, यहाँ पे वो कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो हम सब एग्री करते हैं कि भाई भारत एक गणतंत्र होगा, राजतंत्र तो होगा नहीं, है ना। फाइनल जो पावर होगी वो लोगों के हाथों में होगी, है ना, जनता का जो है शासन होगा, और हम एक सेक्युलर स्टेट होंगे, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेंगे। भाई कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमने अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सीखे हैं, हम सब एग्री करते हैं, तो इनको अडॉप्ट कर लेते हैं और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं ना कहीं इन उद्देश्यों को, इन ऑब्जेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करेगा। एक जो है सलाह बना ली गई। तो यस, यहाँ से प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो प्रिमेबल है, जो इंडिया की प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। करेक्ट है। चलिए अब देखो, 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया गया, 22 जनवरी 1947 को उसको पास कर लिया गया, सर्वसम्मति से पारित हो गया, और यही आगे जाके क्या है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीमेबल का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की नींव बनी, राइट। इसको ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, अपनाया था, तब इसमें उस टाइम पर कब 26 नवंबर 1949 को एक प्रीमेबल, एक प्रस्तावना थी, 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 शेड्यूल्स थे, 8 अनुसूचियां शामिल थी, ठीक है। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द प्रीमेबल इज कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अनेक्ट करने के बाद एंड में हमने जो है अपने प्रीमेबल को अनेक्ट किया था, यानी कि पहले हमारे द्वारा पूरे संपूर्ण संविधान को अधिनियमित किया गया था, अपनाया गया था, देन प्रस्तावना को अधिनियमित यहाँ पे जो है बेसिकली किया गया था। करेक्ट है जी। चलिए मूव ऑन करते हैं। ओके, अब
हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने सिर्फ संविधान ही नहीं बनाया, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, बट उन्होंने कुछ और काम भी किए थे, कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो जब भारत आज़ाद हो गया ब्रिटेन से, तो उनके द्वारा कॉमनवेल्थ नाम का एक सिस्टम बनाया गया था, राइट। तो इंडिया भी उस कॉमनवेल्थ का मेंबर है, दैट यू नो। तो कॉमनवेल्थ के अंदर इंडिया की जो मेंबरशिप है उसको रेटिफाई करने का काम भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया था, मई 1949 में किया गया। फिर नेशनल फ्लैग भी अडॉप्ट करना था, राइट। तो 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, राइट। फिर नेशनल एंथम भी अपनाया गया, राष्ट्रगान जो था उसको 24 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया। नेशनल सॉन्ग यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत भी अपनाया हमने, राइट है। और इसके अलावा भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इलेक्ट किया गया, जो चुना गया, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया जनवरी 24, 1950 को। तो ये कुछ डेट्स हैं, इनको भी आपने क्या है याद रखना है, करेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं बेसिकली प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो याद रखो कि ऐसा दुनिया में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था जो एक प्रीमेबल के साथ स्टार्ट हुआ, पहला, यानी कि अमेरिकी संविधान प्रस्तावना के साथ शुरू होने वाला पहला संविधान था, राइट। और एन.के. पालकीवाला कहते हैं कि भाई ये जो प्रस्तावना है ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक पहचान पत्र है, ठीक है। कहाँ पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि पंडित नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, मैं ये आपको बता चुकी हूँ। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रस्तावना को अमेंड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था, उसके द्वारा प्रस्तावना को संशोधित किया गया। 3 नए वर्ड उसमें ऐड किए गए, याद कर लेना, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, राइट। ये 3 वर्ड जो है इसमें ऐड किए गए। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, है ना, इन द इंडियन पॉलिटी। ओके, अब इतना पढ़ लिया है, इतने फैक्ट्स याद कर लिए, तो चलो अपनी नॉलेज चेक कर लेते हैं कितना सीखा है, और जो नहीं फैक्ट्स वहाँ पे पढ़े हैं उनको यहाँ पे कवर करते हैं, राइट। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कमेटी से ही है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई संविधान की एक प्रारूप समिति थी, याद है, अम्बेडकर जी उसके अध्यक्ष थे, दैट इज ऑल्सो ट्रू। उसके अलावा कौन कौन मेंबर थे? तो एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवा राव और बी.एल. मित्तल, राइट। इन चारों में से कौन कौन थे? एक्चुअली चारों ही थे, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी था ये, याद है तो है, नहीं है तो भाई नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड द सेटिंग ऑफ अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन। भाई वो कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, और जिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा बेसिकली जो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स पर कंट्रोल किए जा रहे थे, नागरिक, सैन्य, राजस्व मामले पूरी तरह से नियंत्रित किए जाते। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ पढ़ा है हमने? याद करो कहाँ पढ़ा है? यस, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी शुड बी द आंसर, है ना, यही था ना। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वाले पे। थर्ड क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दी गई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फ्लैग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड एट कराची सेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाई कराची अधिवेशन में कह रहे ध्वज समिति का गठन किया गया था और अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एक नेशनल फ्लैग कमेटी भी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। इस बार क्या है जो है संविधान सभा के द्वारा एक राष्ट्रीय ध्वज समिति का गठन किया गया था। किसकी चेयरमैनशिप में? डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल की चेयरमैनशिप में। आपको बताना ही सही है नहीं। देखो, फ्लैग कमेटी भी बनाई गई थी और नेशनल फ्लैग कमेटी भी संविधान सभा के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इनके जो अध्यक्ष हैं उनके नाम इंटरचेंज हो गए हैं। कराची अधिवेशन के टाइम पे जो था उसमें थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और संविधान सभा के द्वारा जो बनाई गई थी उसमें थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। तो ये इंटरचेंज किया गया यहाँ पे। करेक्ट आपसे पूछा है, हमारा एक भी करेक्ट नहीं है, तो नन यानी कि कोई भी नहीं इसका आंसर
होना चाहिए। 4 देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत पूछा गया है। तो इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यस, ये यूनिवर्सल वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, है ना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इट रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनावों का परिणाम थी, बिल्कुल नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, एक बहुदलीय संस्था नहीं थी, ये भी गलत है क्योंकि मल्टी पार्टी बॉडी थी। इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज, कई समितियों के माध्यम से काम किया था, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो पूछा क्या, इनकरेक्ट पूछा है, तो 2 और 3 हमारा इनकरेक्ट है, तो डी हमारा जो है यहाँ पे आंसर होना चाहिए, राइट। मूव ऑन करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। पहला कह रहा है कि ब्रिट्स इंडिया एक्ट जो है उसने कंपनी के जो पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन थे उनको अलग कर दिया था, बिल्कुल सही बात है। यही वो एक्ट था जिसने कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे उनको अलग कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकैमरल, दिस इज ऑल्सो वेरी करेक्ट कि पहली बार 1919 का अधिनियम ऐसा था कि विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था, तो बोथ यानी कि सी इसका आंसर होना चाहिए, राइट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में फिर से आपको क्या है, ये पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 था उसके रिगार्डिंग आपका कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो उसने कहा कि भाई इसने एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम क्रिएट किया था क्योंकि इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश कर दिया था। याद करो 1858 का एक्ट कौन सा था जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सोचो जब 2 बॉडी हमने खत्म कर दी है तो मतलब एक डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को खत्म कर दिया ना, और एक सिंगल गवर्नमेंट जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल लिया है, और ये कह रहे हैं कि डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को बनाया गया, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट है। फिर कह रहे हैं एक न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि एक राज्य सचिव का नया पद बनाया जिसे भारतीय प्रशासन पे कंप्लीटली एक कंट्रोल था, ये बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट पूछा है हमारा, ओनली 2 करेक्ट है, तो 20 का आंसर हमारा होना चाहिए, राइट है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 6, राइट है। ओके, यहाँ पे देखो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल जब इस्टेब्लिश हुई और ईयर ये दिया हुआ है, आपको मैच करना है। तो बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुई थी 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो कि आपका उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था उसकी विधान परिषद 1866 में, पंजाब 1897 में। तो 1 का हमारा क्या है, सी होना चाहिए, 2 का ए होना चाहिए और 3 का बी होना चाहिए, तो ए शुड बी द राइट आंसर, राइट है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, गलत कथन आपको यहाँ पे बताना है। पहला कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 वाला, उसने प्रोविंसेस को लेकर और इंडियन स्टेट को एक यूनिट की तरह लेकर फेडरेशन बनाने की बात की थी, ये बिल्कुल सही बात है। 1935 में एक भारतीय संघ की कल्पना तो की गई थी, करेक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 वाला है उसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है लेकर आया था, मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, ये भी बात सही है। आपको याद होगा मॉडली मिंटो सुधारों के नाम से इसको जाना गया था, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसमें शुरू की गई थी, ये भी सही है ना। फिर कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने क्रिएट किया था एक न्यू ऑफिस हाई कमिश्नर का लंदन के अंदर, ये भी बिल्कुल ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो था ही, 1919 में जाके बेसिकली लंदन में भारत का उच्चायुक्त के नाम से न्यू ऑफिस भी बना दिया गया था, करेक्ट है। 4th कह रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने बेसिकली पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है एक तरीके से स्टैब्लिश करने की एक शुरुआत की थी, ये गलत है। 9th क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है अगेन, और इसमें बेसिकली आपको क्या कुछ फीचर दिए गए हैं, वो फीचर किस एक्ट से बेसिकली इंट्रोड्यूस किए गए थे ये आपको मैच करना है। फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की संघीय योजना, अभी पड़ा है 1935 वाला एक्ट, राइट है। इसके बाद बोला गया डायक इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि प्रांत सरकार में जो द्वैत शासन आया था वो आपको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म से, वेरी गुड। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किससे आया था, बिल्कुल ठीक, मॉर्ले मिंटो से, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मॉर्ले मिंटो। और रिज्ड सेंट्रलाइजेशन आपका कठोर केंद्रीयकरण वो आपका आ गया था 1861 से, राइट है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, ए का आपका आ रहा है बेसिकली
यहाँ पे थर्ड, राइट, तो यहाँ दिख रहा है बी का जो है फोर्थ आ रहा है, वेरी गुड, सी का 1 आ रहा है, राइट है, और डी का आपका 2 आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका जो है बेसिकली बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 4 1 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे पूछा गया है कि एक इंडिया के अंदर स्टैट्यूटरी कमीशन आया था, ब्रिटिश रूल के टाइम की बात हो रही है, उसको क्या कहा जाता है? तो आप याद करो, एक मैंने बताया था 10 सालों के बाद, राइट, ये कहा गया था कि भाई हम फिर से चीज़ों को एक बार देखेंगे, और फिर 1927 में वो एक कमीशन ले आए थे, है ना, इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन। क्या कहा था मैंने उसको? वो था आपका साइमन कमीशन, राइट, ये होगा आपका साइमन कमीशन, बिल्कुल ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इजी क्वेश्चन है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, वो बेसिकली असेंबली के द्वारा को फाइनली अडेप्ट और अनेक्ट कर लिया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। अगर अपनाने की बात और अधिनियमित करने की बात है तो 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, कुछ जो इसके प्रोविज़न थे वो 26 नवंबर 1949 को ही जो है फोर्स में आ गए थे। कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन जो फोर्स में आया था, मतलब लागू जो किया गया था, राइट, वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो फीचर है वो भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल है। भारत का संविधान लिखित भी है, जैसे कि यूएस का है, यूनाइटेड किंगडम का संविधान लिखित नहीं है, और संविधान की सर्वोच्चता भी है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, संविधान के ऊपर कोई भी नहीं है। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, अर्ध संघीय संरचना है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो बेसिकली राज्य हैं वो केंद्र से अलग नहीं हो सकते, है ना, तो एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। कमिटेड जुडिशरी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। देखो, न्यायपालिका हमारे यहाँ कमिटेड नहीं है किसी सरकार के प्रति या किसी के प्रति, न्यायपालिका इंडिपेंडेंट बेसिकली है, यानी कि स्वतंत्र है, ये गलत है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दैट इज ऑल्सो वेरी करेक्ट। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमने पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, ये एक फीचर हमारा नहीं है। अगेन 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनकी सोर्स क्या है, हमने कहाँ से लिए, ये पूछा गया है। इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से आए हैं। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए हमने। पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। इसको लेकर बहस भी हुई थी कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए या फिर संसदीय प्रणाली, फिर लगा कि ब्रिटेन के कॉलोनी रहते हुए हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो क्यों ना इसी को अपनाया जाए। तो यूनाइटेड किंगडम और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वो आपके जो है बेसिकली आयरलैंड से लिए गए थे, ठीक है। ओके, तो इमरजेंसी प्रोविजन फोर्थ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फंडामेंटल राइट थर्ड पे आना चाहिए, आई थिंक ये। पार्लियामेंट्री सिस्टम 2 और ये, यस, सी हमारा जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि जो भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7वां शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, वो किस बारे में है? क्या इसमें लैंग्वेजेस हैं? नहीं। क्या इसमें ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कुछ है? ये भी बात गलत है। क्या ये सैलरीज वगैरह को लेकर बात करता है? ये भी गलत है। क्या ये यूनियन और स्टेट के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात करता है? बिल्कुल सही बात है। 7वां शेड्यूल ही है जिसमें यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका जो है एक आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं। इजी क्वेश्चन है, द प्रिमिबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है ना ठीक नहीं, आपको ये बताना है। इसको भाई अमेंड नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा, गलत बात है। किया जा सकता है, हमने अभी पढ़ा 3 नए वर्ड जोड़े गए थे। ये उन ऑब्जेक्टिव्स को इंडिकेट करना है जो हमें अचीव करने हैं, सही बात है। ये बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये भी भाई गलत बात है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, राइट है। और बेसिकली इट इज़ अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं। संविधान को प्रस्तावना से कोई अथॉरिटी नहीं मिलती है, संविधान को जो अथॉरिटी मिलती है वो यहाँ के लोगों से मिलती है ना। तो इसके बारे में सही क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर होना चाहिए। हिंदी में अगर देखें तो आंसर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है संविधान का हिस्सा नहीं है, ये गलत है। प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है, सही बात है। संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, गलत है। भारत का संविधान के अधिकार का एक स्रोत है, ये भी गलत है। यहाँ पे जो है इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको आप थोड़ा सा जो है बेसिकली ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से पहली बार ऑफिशियली डिमांड की गई थी कि भारत के पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने बताया ना 35 के आसपास कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली डिमांड आ गई थी। फिर कह रहा है हमारी जो संविधान सभा थी वो पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी। ये भी बात तो ठीक है ना, ब्रिटिश इंडिया से लोगों को इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट किया जाना था और प्रिंसली स्टेट जो थी, राजा रजवाड़े जो थे, वहां से नामित किया जाना था। 102 मेंबर थे जो प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये गलत है, हमने पढ़ा 93 ऐसी सीट्स थी। राइट, तो सही कौन सा हो जाएगा, ओनली 1 और 2। करेक्ट है, तो ओनली 1 और 2। 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है करेक्ट है। राइट, तो जो मेंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है मेंबर्स के द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चुना गया था। ये बात बिल्कुल सही है। देखो, विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने चुना था बेसिकली कि कौन संविधान सभा के सदस्य बनेंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शंस यहाँ पे हुए थे, ये बात सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो कैच है यहाँ पे, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष तो थे लेकिन निर्वाचित नहीं थे, है ना, निर्वाचित नहीं थे, वो तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये गलत हो जाएगा। पहले टेम्पोरल वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो फ्रैंक एंथनी थे। ये भी बात ठीक है। मैंने आपको 2 वाइस प्रेसिडेंट पहले पढ़ाए थे, वो इलेक्ट थे, जिनको चुना गया था। लेकिन अगर टेम्पररी की बात करें तो वो उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी ही थे। राइट, तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए, पहला और तीसरा जो है इसका हमारा आंसर होना चाहिए, यानी कि सी। करेक्ट है। चलिए, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ओके, कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कह रहा बर्मा को सेपरेट किया गया था इंडिया से 1935 के एक्ट के द्वारा। बिल्कुल ठीक बात, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। फिर कह रहा वेवेल का प्लान ये था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, है ना, उसमें हिंदू और मुसलमानों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। ये बात भी ठीक है। देखो क्या हुआ था ना, भारत की आज़ादी के टाइम पे मुस्लिम लीग अपनी मांगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा हटी हो गई थी। राइट, काफ़ी जिद्द थी और उस टाइम पे आप कह सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें ना रुक गई थी। तो उस रुकावट को एंड करने के लिए वेवेल ने क्या कहा कि चलो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, है ना, कि भाई पॉपुलेशन का कुछ भी एक रेशो हो सकता है, बट कार्यकारी परिषद में हिंदू मुसलमानों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दो। लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन रुकावट दूर करने के लिए किया गया था, ये बात ठीक है, लेकिन भारत पाकिस्तान का विभाजन ना हो उसको रोकने के लिए ये नहीं किया गया था। वो अंग्रेजों का इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, तो ये भी ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक है, बोथ, यानी कि सी हमारा जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आज का ये सेकंड लेक्चर खत्म होता है। मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ पढ़ा के एंड आई होप कि इस लेक्चर को आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। कई बार छोटे मोटे मिस्टेक्स रह जाते हैं यार, कई बार टेक्निकल एरर हो जाती है, तो जस्ट लेट इट बी, आप बता दें, हम उस पर काम कर लेंगे एंड पूरी कोशिश रहेगी एक बहुत ही इनरिच कंटेंट आप तक पहुँचे, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिले। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना तो येस यू कैन ज्वाइन। दीज आर दी नंबर्स ऑन योर स्क्रीन जहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर दी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस एग्जाम्स एंड येस यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। एंड इसी तरीके से मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद।